नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैं आपको पढ़ा रहा था मॉडल पेपर 2 राष्ट्र गौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन, जो कि अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है। तो मैंने बताया था इसमें भाई 3 खंड होते हैं, राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन। तो राष्ट्र गौरव में 40 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था, 40 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ये करा दिया था। आज हम लोग को करना है 30 क्वेश्चन पर्यावरण के, ये सेकेंड पार्ट है। और थर्ड पार्ट में हम लोग करेंगे मानवाधिकार के 30 प्रश्न। तो 40 नंबर क्वेश्चन तक मैंने करा दिया था, 41 से कराना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। और जो मैंने कल इतिहास के 40 प्रश्न कराए थे, उसमें मैंने 2 प्रश्न पर्यावरण के करा दिए थे, यानी 38 हुए थे। तो इसलिए हमने 2 प्रश्न इतिहास के यहाँ पर ले लिए ताकि आपका 40 हो जाए। तो आगे पीछे है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया? तो लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया। इसको आप इतिहास में पढ़ते हैं आधुनिक भारत में। 42 नंबर का प्रश्न है, भूदान योजना की शुरुआत किसने की? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे, भूदान योजना की शुरुआत आचार्य विनोबा भावे ने की थी। 43 नंबर का प्रश्न है, भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है? चंदन। मतलब चंदन बहुत कम जगह पे पाई जाती है, तो इसको संकटग्रस्त पादप जाति में सम्मिलित कर दिया गया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, 43 का ऑप्शन डी। 44 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, शोला कहते हैं। पश्चिमी घाट के जो सघन सदाबहार वन हैं, उनको शोला कहा जाता है, याद रखना इस बात को। मैं सिर्फ आपको सही आंसर बता रहा हूँ, बाकी 4 ऑप्शन जो गलत 3 उसमें गलत है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपका टाइम भी जाएगा। जबकि मैंने यहाँ पर टिक कर रखा है, तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि पूर्वी घाट, अरावली, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट, ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। भारत में वनस्पतियों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? ध्यान दीजिए, भारत में वनस्पति और जीव जंतुओं की सर्वाधिक विविधता मतलब विभिन्नता कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट पर ही पाई जाती है। पश्चिमी घाट पर ही पाई जाती है, ऑप्शन डी सही होगा। और पश्चिमी घाट पर जो वन पाए जाते हैं सदाबहार वन, उनको शोला कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए। फिर यहाँ पर 46 नंबर का प्रश्न है, जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है? तो औद्योगिक निष्कर्षों द्वारा। बाकी यहाँ पर है लवड़ों की वृद्धि द्वारा, लवड़ों मतलब नमक की वृद्धि द्वारा, वर्षा द्वारा, जलीय जंतुओं के शरीर के नष्ट होने के द्वारा। तो इससे देखिए, जलीय जंतुओं के शरीर के नष्ट होते हैं तो इतना प्रकृति ना स्वयं सुधार कर लेती है, इससे जल प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन जल प्रदूषण कब होता है? जब वहाँ पर औद्योगिक कचरा डाल दिया जाता है, मल जल डाल दिया जाता है नदियों में, वो सब चला जाता है समुद्रों में, तो वहाँ पर जल प्रदूषण हो जाता है। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। 47 नंबर का प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। फिर ये 48 नंबर का प्रश्न है, विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? तो ग्रीन हाउस गैसों में जो वृद्धि होती है, यही सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है जलवायु परिवर्तन का। फिर यहाँ पर है 49 नंबर क्वेश्चन, विश्व जैव विविधता संरक्षण से कौन संबंधित है? तो नगोया प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए हो जाएगा, नगोया प्रोटोकॉल जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। इसको एक बार आप सही से देख लीजिए। विश्व जैव विविधता संरक्षण से कौन संबंधित है? नगोया प्रोटोकॉल, जो कि जापान में हुआ था, एक सम्मेलन है। फिर है 50 नंबर का प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का मुख्य स्रोत क्या है? मतलब कहाँ से सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन दहन। जो हम लोग जीवाश्म ईंधन का दहन करते हैं, जलाते हैं, लकड़ी, कंडा और भी सारी चीज़ें, तो उसी से सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। 51 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी क्या है? तो मीथेन, ऑप्शन सी हो जाएगा। अल्पजीवी मतलब ये बहुत कम समय तक गैस मौजूद रहती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है,
तो ये अल्पजीवी है, सबसे ज़्यादा अल्पजीवी है मीथेन, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। 52 नंबर प्रश्न है, देखिए उसका अपोजिट है, ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल किसका होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अगर सबसे कम पूछे तो मीथेन, सबसे अधिक पूछे तो नाइट्रस ऑक्साइड। ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, पहली बार भले ही आप सुन रहे हों। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। सूखा को नियंत्रित करने में वन कैसे सहायक होते हैं? कैसे सहायता करते हैं सूखा को खत्म करने में? तो वन मृदा अपरदन को रोकते हैं, वनों में अनेक जलीय पौधे मिलते हैं, वन जल आवरण की भांति कार्य करते हैं। ये सब तो है, चलो रोकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे जो अच्छा आंसर हो, सबसे ज़्यादा एग्जैक्ट हो, तो वो चीज़ क्या है? वनों से वर्षा होती है, और जब वर्षा होती है तो सूखा अपने आप खत्म हो जाएगा। आप जानते होंगे कि वन जो होते हैं वर्षा कराने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम क्या है? ये आपको एक खाद्य श्रृंखला दी हुई है, वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर सी वाला सही है, इसको मैं समझा देता हूँ, बाकी तीनों गलत है, वो आप खुद समझ लीजिएगा। देखिए घास को कौन खाता है? कीट खाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े घास को खा लेते हैं। तो घास को कीट खाता है, कीट को पक्षी खा लेते हैं, और पक्षी को सांप खा लेता है, सर्प खा लेता है। ये सही है। अब यहाँ पर आप अगर दूसरा कोई देखें तो वो सही नहीं बैठेगा। जैसे देखिए घास को कीट खाता है, ये तो सही है, लेकिन कीट को हिरन नहीं खाता, हिरन कीट को खाता नहीं, तो ये गलत हो गया। फिर बी वाला देख लीजिए, ये भी गलत है। बी वाला, जीवाणु को घास खाएगा, गलत भाई, जीवाणु को कैसे घास खाएगा? पहला देख लीजिए, घास को भेड़िया, गलत होगा यहीं पर, भेड़िया घास खाता ही नहीं, तो ये सी वाला सही हो जाएगा। ये एक खास श्रेणी दी थी। फिर यहाँ पर 56 नंबर का प्रश्न है, एस्ट्रोसैट क्या है? एस्ट्रोसैट, ये सब जो क्वेश्चन है ये सब यूपीएससी में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, जैसे यूपीएससी नहीं लेकिन हाँ यूपी पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि एक वर्ड दे देगा, यूपीएससी में भी पूछ ले जाते हैं कभी कभी, एक पार्टिकुलर वर्ड दे दिया जाएगा और पूछेगा ये क्या है। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या है? हाल ही में खोजा गया एक द्रुतगामी ग्रह, खगोल विज्ञान संबंधी उपग्रह, एक क्षुद्र ग्रह, मौसम संबंधी अध्ययन है तो हवाई जहाज। तो एक क्षुद्र ग्रह है, एस्ट्रॉयड है। क्या है? एक क्षुद्र ग्रह है। एस्ट्रोसैट एक क्षुद्र ग्रह, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। फिर ये देखिए 57 नंबर का प्रश्न सबसे ऊपर देखिए, विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है? तो स्वीडन। स्वीडन जो है ये विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश है। टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? अवरक्त तरंगे जो होती हैं उसका उपयोग करता है। जब हम बटन यहाँ पर दबाते हैं और मतलब जो है कि सिग्नल वहाँ पर पहुँचता है टीवी पर, तो किस प्रकार की तरंगे काम करती हैं? अवरक्त तरंगे होती हैं। इकोसिस्टम में अपघटक के अंतर्गत किसको शामिल किया था? अपघटक मतलब होता है जो सड़े गले पदार्थों को, जीव जंतु को सड़ा गलाकर अपघटित कर देते हैं, एकदम मतलब वियोजित कर देते हैं, सरलीकरण कर देते हैं। तो उन अपघटकों में कौन कौन शामिल हैं? तो जीवाणु और कवक तो शामिल ही हैं, सूक्ष्म जीव शामिल हैं, यानी कि उपरोक्त दोनों सही होगा। जीवाणु, कवक और सूक्ष्म जीव ये अपघटक के अंतर्गत आते हैं। फिर है नेपेंथिस क्या होते हैं? तो नेपेंथिस होते हैं प्राथमिक उत्पादक। बस इतना जान लीजिए। 60 नंबर का प्रश्न जो है उसका आंसर है ए, प्राथमिक उत्पादक होते हैं नेपेंथिस। एक खास श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी हो सकती है? तो 4 से 5 कड़ी हो सकती है एक खाद्य श्रृंखला में। देखिए खाद्य जाल नहीं पूछा यहाँ पर, जाल तो बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें कई तरह से
एक प्रकार से जाल बन जाता है। लेकिन जो खाद्य श्रृंखला है या खाद्य श्रेणी है, उसमें जो है 4 से 5 कड़ी हो सकती है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो सदैव सीधा होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? तो समस्त शाकाहारी जीव प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जितने भी शाकाहारी जीव हैं वो सब प्राथमिक उपभोक्ता हैं, या आप यूँ कह लीजिए जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी ही होते हैं। जैसे हिरन, खरगोश, हाथी, या फिर आप कह लीजिए कि जेब्रा और एक जिराफ, ये सब क्या है? ये सब प्राथमिक उत्पादक हैं, प्राथमिक उपभोक्ता हैं। और ये कैसे हैं? शाकाहारी होते हैं, घास पत्ते खाते हैं, ये सारी चीज़ें। घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थापित है? चंबल। घड़ियाल प्रोजेक्ट एक योजना है, घड़ियाल प्रोजेक्ट योजना जो है चंबल नदी पर स्थापित है। 65 नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? अफ्रीका में। अफ्रीका में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? तो भारत। देखिए वहाँ पर पूछा था महाद्वीप, यहाँ पर पूछ रहा है देश। तो अगर देश की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। राष्ट्रीय पार्क में किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है? संपूर्ण पारतंत्र के लिए। राष्ट्रीय पार्क आपने सुना होगा, बहुत सारे राष्ट्रीय पार्क हैं, तो वहाँ पर संपूर्ण पारतंत्र के लिए उनको सुरक्षा दी जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पौधों को दे दिया गया या सिर्फ जंतुओं को, जितने भी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, घास, सबको सुरक्षा दी जाती है राष्ट्रीय पार्क में। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क या फिर उद्यान कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर जो है राजस्थान में स्थित है, तो इसलिए जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो भी वहीं पर स्थित होगा। नाम से ही जान जाइए, रणथंभौर नाम से ही लगता है थोड़ा तलवार वलवार लिए खड़ा है एकदम, तो राजस्थान में ही होगा। फिर है गिर। गिर क्या है? तो गिर एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात में। लास्ट क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, एक बहुसदस्यीय संस्था है। तो ए और सी सही है, यानी कि एक बहुसदस्यीय संस्था है और सांविधिक निकाय है। देखिए अगर हम पूछ लें सांविधिक, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, सांविधिक और संवैधानिक में क्या अंतर है। सांविधिक का मतलब होता है जिसको बाद में बनाया गया है, लेकिन संवैधानिक अगर बोल दें तो इसका मतलब जब संविधान बना तभी से वो उसमें शामिल है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संविधान बनने के साथ नहीं था, बाद में इसको शामिल किया गया, इसलिए इसको सांविधिक या वैधानिक बोल सकते हैं। अगर हम यहाँ सांविधिक की जगह वैधानिक बोलें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो वैधानिक है और एक बहुसदस्यीय संस्था, ये दोनों सही होगा। अगर हम संवैधानिक बोल दें तो इसका मतलब पहले से ही शामिल था जब संविधान बना, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ये टोटल आपके 70 क्वेश्चन हो गए, मतलब फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने 40 करा दिए थे, इसमें 30 करा दिए। अब 30 बचा है मानवाधिकार का, वो हम लोग अगले पार्ट में देख लेंगे, तीसरे पार्ट में। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।